वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट को। इससे पहले भी हमने इसके बहुत से पार्ट्स को डिस्कस करा है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें विजिट करिएगा, क्योंकि इससे आपको एक क्रम मिल जाएगा। पिछले क्वेश्चन की आपकी लेवल पता चल जाएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाँ, जो आज के क्वेश्चन पेपर का लेवल है ये थोड़ा सा हार्ड लाया हूँ। आपको पता चलना चाहिए कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है, ठीक है। इसीलिए मैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को लाया हूँ। काफ़ी अच्छे प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। इसी के साथ आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी, एलटी टेट, एलटी कमीशन इत्यादि के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो संपर्क कर सकते हो। संपर्क करने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ। नंबर है 8219312129। इस पर आपने व्हाट्सएप करना है। आपकी जो भी क्वेरी होगी आपको उसके उत्तर मिल जाएंगे। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, भले ही वो मौखिक हो, विकास प्रतीत होता है। उक्त स्थापना किसकी है? तो बताना है ये कथन किसका है। आपको सोचने के लिए 10 सेकंड देता हूँ। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प ए, रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ये कथन सूरसागर के लिए कहा गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 2। यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जो आचार्य सूरदास जी थे, इनके द्वारा जो पृथ्वीराज चौहान को अपना वंशज भी बताया गया है, ठीक है ना। इसका भी ध्यान रखना है आपने। प्रश्न है 2। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरहप्पा विषयक ये कथन किसका होगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है ये भी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प 4, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा ये कथन सरहप्पा के विषय में कहा गया था। तो यहाँ पर आपको सरहप्पा से संबंधित कुछ तथ्य बता देता हूँ। जो सरहप्पा है ये 84 सिद्धों में गिने जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि सरहप्पा 84 सिद्धों में सबसे पहले माने जाते हैं, सबसे विद्वान भी हैं। और अगर पूछा जाए नाथों की संख्या कितनी है, तो नाथों की संख्या 9 है। सरहप्पा की अगर बात करें तो इनके द्वारा दोहाकोश नामक एक ग्रंथ का निर्माण किया गया था। ये कह सकते हैं कि जो इसे पहला पुस्तक इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि इनके जो दोहाकोश में संकलित पद हैं ये अलग अलग जगह प्रस्तुत होते हैं, एक स्वतंत्र पुस्तक के तौर पर ये नहीं मानी जाती। चलिए, पहली पुस्तक की यहाँ पर चर्चा होने लगी, तो बताइए हिंदी साहित्य की पहली स्वतंत्र पुस्तक किसे माना जाता है? रचनाकार का नाम भी चलो बेशक मैं बता देता हूँ, उनका नाम है देवसेन। तो पुस्तक का नाम आपने बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न है 3, सुमेलित नहीं है। तो आपने बताना है कि जो दिए गए विकल्प हैं इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला जो यहाँ पर है, चंदन वाला रास आस्कू की रचना हो जाएगी, ठीक है। स्थूलीभद्र रास विजय सेन सूरी की रचना हो जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। जो स्थूलीभद्र रास है ये विजय सेन सूरी की रचना नहीं होगी। बाकी जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है ये दामोदर पंडित की रचना है, बिल्कुल सही है। बर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है, तो ये भी सही हो जाएगा। जो विकल्प 2 है ये ही सही नहीं होगा, बाकी तीनों ही विकल्प सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए 4, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन 1 है, अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाइयाँ कही गई हैं। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या ये सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। अगला है, आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, तो ये भी सही होगा। आगे है, पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है, तो ये भी सही हो जाएगा। और जो विकल्प 4 है, तो ये जो पद्मावत पूर्णतः ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जो पद्मावत है, ना सिर्फ पद्मावत, कोई भी प्रेमाख्यानक काव्य है ये पूर्णतः ऐतिहासिक नहीं हो सकता, क्योंकि ये आधे तौर पर ऐतिहासिक जरूर है परंतु आधी ये कल्पना के ऊपर भी आधारित है। तो यहाँ पर देखिए ये कहा था पूर्णतः ऐतिहासिक तथ्य है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आधा ये काल्पनिक है, आधा ऐतिहासिक आप इसे कह सकते हो। बाकी जितनी भी यहाँ पर रचनाएं दी गई है, अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत, ये सभी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना मानी जाती है।
आपने ध्यान से देखना है। देखो, अक्षरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाइयाँ कही गई हैं। देखिए, 4 यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, 4 ही यहाँ से आपके प्रश्न भी निकलते हैं, इसलिए मैं आपके समक्ष इस वीडियो को लाया हूँ। देखने को तो डिफ़िकल्ट लगेंगे, पर यहाँ से आपके इतने प्रश्न निकलेंगे जो आपको साधारण क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 5। तो पूछा गया है, मंजनकृत मधुमालती के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो तथ्य देख लेते हैं, विकल्प देख लेते हैं। विकल्प 1 है, इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है। दूसरा विकल्प है, इसमें भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। तीसरा विकल्प है, अन्य सूफी काव्यों के समान ही इसमें भी प्रेम को ही सब कुछ माना गया है। और अंतिम है, इसमें 5 अर्धाली चौपाइयों के बाद दोहे का प्रयोग किया गया है। तो बताइएगा कौन सा यहाँ पर असंगत तथ्य होगा। तो पीछे अभी मैंने आपको इसकी जानकारी दी थी कि जो इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है, तो ये गलत हो जाएगा। बताया था ना आपको कि जो इसकी कथा ऐतिहासिक नहीं हो सकती, क्योंकि ये आदि कल्पना के आधार पर है और आदि ऐतिहासिक आप कह सकते हैं। तो ये आदि कल्पना पर है और आदि ऐतिहासिक है। तो जो विकल्प 1 यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो मंजनकृत मधुमालती है, इसके और जो तथ्य देख लेते हैं। पहला तो ये होगा कि ये अर्ध ऐतिहासिक है, एक विशेषता इसकी ये होगी। दूसरी विशेषता, इसमें भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही। दूसरा ये विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता, अन्य सूफी काव्यों के समान ही इसमें भी प्रेम को ही सब कुछ माना गया है, बिल्कुल सही। और चौथा है, इसमें 5 अर्धाली चौपाइयों के बाद दोहे का प्रयोग किया गया है। तो ये इसकी चौथी विशेषता होगी। जो चौथी विशेषता है, इसमें अपने ध्यान देना है, कितनी अर्धाली या चौपाइयों के बाद दोहे का प्रयोग किया गया है। 5 अर्धाली या चौपाइयों के बाद दोहे का प्रयोग किया गया है। बहुत सुंदर प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखिए 6। कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर विषयक उक्त मान्यता किसकी होगी। तो सही विकल्प का चयन करना है आपने छठे प्रश्न का। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन कबीर के लिए है। कबीर के लिए कहते हैं, कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक ओर हिंदुत्व निकलता है और दूसरी ओर से मुसलमानत्व। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन हो जाएगा। यहाँ से आपको और तथ्य बता देता हूँ। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने कबीरदास के प्रति अच्छा रुख नहीं अपनाया है, या ये कह सकते हैं कि जो कबीरदास की उन्होंने जो आलोचना की थी, निरपेक्ष भाव से नहीं की थी। ये जो इसलिए नहीं की थी क्योंकि हो सकता है जो तुलसीदास को ये महान बतलाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने तुलसीदास को महत्व दिया और कबीरदास को उतना महत्व नहीं दिया। अगर बात निकले कि कबीरदास को किसने अधिक महत्व दिया था आलोचना के क्षेत्र में, तो ये दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। इनका कबीरदास के ऊपर अत्यधिक विशेष तौर का शोध किया गया है। अगर कभी आपको समय लगे, अगर एनटीए नेट की तैयारी कर रहा हो, कोई हायर लेवल की तैयारी कर रहा हो, तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है हिंदी साहित्य का आदिकाल, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रामाणिक पुस्तक है। आप उसे अवश्य पढ़ना, काफ़ी तथ्य आपको वहाँ से मिल जाएंगे। अगर बात निकल गई हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो देखिए कुटज, अशोक का फूल, ये इनके प्रसिद्ध निबंध माने जाते हैं। अगला प्रश्न है 7। हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा से संबंधित असंगत कथन कौन सा होगा। तो अभी हमने इसकी चर्चा की थी, फिर से ये प्रश्न आ गया, तो चलिए देख लेते हैं। विकल्प 1 है, निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यानक तत्सम शब्दावली प्रधान अवधी भाषा में रचित हैं। दूसरा विकल्प है, यह काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित हैं। और जो तीसरा विकल्प है, इसके पात्र मुख्यतः 2 श्रेणियों मानवीय और मानवेतर के हैं। और जो चौथा विकल्प हो गया, इन काव्यों की मूल भावना प्रेम है। तो यहाँ पर जो असंगत कथन होगा तो वो हो जाएगा विकल्प 1। क्या है, निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यानक तत्सम शब्दावली प्रधान अवधि में रचित है। तो ये तत्सम शब्दावली प्रधान अवधि में रचित नहीं होंगे, तो 7वें का सही विकल्प ए हो जाएगा। बाकी जो सही होंगे वे देख लेते हैं। यह काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित है, सही है। इनके पात्र मुख्यतः 2 श्रेणियों मानवीय और मानवेतर के हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला है, इन काव्यों की मूल भावना प्रेम है, तो ये भी सही हो जाएगा। जितने भी प्रेमाख्यानक काव्य है, सभी की मूल भावना प्रेम ही है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर 8। निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। तो विकल्प 1 है कबीर जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे। विकल्प 2 है या बी है उनकी उक्तियाँ भेदने वाली और व्यंग्य चोट करने वाले होते थे। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प 2, अर्थात कबीर जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर नहीं कहते थे। और जो विकल्प 2 है उनकी उक्तियाँ भेदने वाली और व्यंग्य चोट करने वाले होते थे। इसलिए 8वें का सही विकल्प 2 हो जाएगा, अ गलत और ब सही। अगला प्रश्न देखिए 9। तो पूछा गया है कौन सा कथन असंगत होगा। तो चलिए कथनों को देख लेते हैं। कृष्णगढ़ नरेश महाराज सावन सिंह की प्रसिद्ध भक्त कवि नागरीदास हैं। क्या है? कृष्णगढ़ नरेश महाराज सावन सिंह ही प्रसिद्ध भक्त कवि नागरीदास है। बिल्कुल सही है ये। अगला है गागरौनगढ़ के राजा संत पीपा ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी। तो ये भी सही हो जाएगा। चौथा है सहजो बाई ने ब्रह्मतत्व का निर्गुण सगुण निरपेक्ष अनिर्वचनीय स्थिति का अनुभूति वर्णन किया था। ये भी सही हो जाएगा। जो गलत हो जाएगा यहाँ पर असंगत हो जाएगा तो वो विकल्प 3 है जमनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए 10। तो इसमें पूछा गया है पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाको कछू लेना हो सो लेओ। सूरदास की मृत्यु को निकट जानकर यह कथन किसने कहा था। तो ये कथन हो जाएगा विठलनाथ जी का। जो विठलनाथ जी थे ये बलवाचारी के पुत्र थे और जो अष्टछाप है इसकी स्थापना विठलनाथ के द्वारा की गई थी। अगर ये पूछा जाए पुष्टि मार्ग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो पुष्टि मार्ग, हाँ ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी ने देना है। तो ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है। हाँ, अपने मित्रों या जहाँ पर आप स्टडी करते हो वहाँ पर इसे अवश्य सेंड करना है ताकि वो भी इस चैनल के साथ जुड़ सके। ठीक है, तो चलिए ठीक है वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।